हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 की पुस्तक का लेसन 7 गिरजा कुमार माथुर जी के द्वारा रचित कविता छाया मत छूना के प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगी। और जैसा कि मैंने आप सभी को अपनी पिछली वीडियो में गिरजा कुमार माथुर जी के बारे में और उनके द्वारा लिखी गई कविता छाया मत छूना को व्याख्या के माध्यम से बहुत सरल तरीके से पढ़ा चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर गिरजा कुमार माथुर जी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं और इनके द्वारा लिखी गई कविता छाया मत छूना को भी व्याख्या के माध्यम से समझ सकते हैं। और इसके लिए आप मेरे इस चैनल को में जाकर मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें ताकि मैं आगे की अपनी जितनी भी वीडियो को अपलोड करूं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखती हूं। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन में दिया गया है, ये देखिए, यहाँ कवि गिरजा कुमार माथुर जी के द्वारा कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आज हम इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास कराऊंगी। तो शुरू करती हूँ। जैसा कि इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? तो कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है, यानी कि यथार्थ ही जीवन की सच्चाई है। और कवि कहते हैं कि भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने मनुष्य को हमेशा दुखी करते हैं। यदि हम जीवन की कठिनाइयों व दुखों का सामना न करें और इन्हें अनदेखा करने का प्रयास करें तो हमें वह स्वयं किसी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य का जीवन, यानी कि मनुष्य का जो जीवन है वह कठिनाइयों को यथार्थ भाव से स्वीकार कर उनसे मुंह न मोड़कर उनके प्रति सकारात्मक भाव से सामना करना चाहिए तथा स्वयं की भलाई के साथ अन्य की भलाई भी की जा सकती है, नहीं तो सब मिथ्या होता है। तो ये था आपके पहले प्रश्न का उत्तर। और अब हम गिरजा कुमार माथुर जी के द्वारा रचित कविता छाया मत छूना के दूसरे प्रश्न को देखती हूँ। दूसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर गिरजा कुमार माथुर जी के द्वारा रचित छाया मत छूना कविता की पंक्ति दी गई है जिसका भाव स्पष्ट करना है। और पंक्ति है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। तो पहले मैं आपको यहाँ इस पंक्ति के प्रसंग को बता देती हूँ। जैसा कि यह प्रस्तुत पंक्ति प्रसिद्ध कवि गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना नामक कविता से ली गई है और इसका भाव यह है कि मनुष्य सदैव प्रभुता व बड़प्पन के कारण अनेकों प्रकार के भ्रम में उलझ जाता है। उसका मन विचलित हो जाता है जिससे हजारों शंकाओं का जन्म होता है। इसलिए उसे इन प्रभुता के फेरे में न पड़कर स्वयं के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। सुख और दुख दोनों भावों को समान रूप से जीकर ही हम उचित मार्ग का चयन कर सकते हैं, न कि प्रभुता के मृग तृष्णा में फंसकर। यानी कि कवि का कहना है कि हर प्रकाशमयी या चांदनी रात के अंदर काली घनेरी रात छुपी होती है, अर्थात सुख के बाद दुख का आना तय है। तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। और अब तीसरे प्रश्न को पढ़ती हूँ। तीसरा प्रश्न है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? तो आपको बता दूं कि छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का प्रयोग अतीत की सुखद अनुभूति के लिए किया गया है और यहाँ कवि ने मानव की कामनाओं लालसाओं के पीछे भागने की प्रवृत्ति को दुखदाई माना है और कहते हैं कि
हम विगत स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते। हमें वर्तमान में जीना है और अपने वर्तमान के कठिन पलों को बीते हुए पलों की स्मृति के साथ जोड़ना हमारे लिए बहुत कष्टपूर्ण हो जाता है। अतीत की वह मधुर स्मृति में हमें कमज़ोर बनाकर हमारे वर्तमान के दुख को और भी कष्टदायक बना देती है। इसलिए इन्हें छूने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर। और अब छाया मत छूना का चौथा प्रश्न देखती हूँ। चौथा प्रश्न है, कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। और जैसे कठिन यथार्थ, उदाहरण दिया गया है जैसे कठिन यथार्थ। और यहाँ पर कविता में आए ऐसे अन्य उदाहरण छांटकर लिखिए और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों के अर्थ में क्या विशिष्टता पैदा हुई। तो इस प्रश्न के उत्तर में विशेषणों के प्रयोग से शब्द के यथार्थ अर्थ में यहाँ पर अर्थ में विशिष्टता आ जाती है, यानी कि गंभीरता आ जाती है। ऐसे शब्द इस कविता में कई स्थानों पर प्रयुक्त हुए हैं। तो पहले मैं आपको इन शब्दों को बता देती हूँ जो कविता में कई स्थानों में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे पहला है दुख दूना, दूसरा है जीवित क्षण, तीसरा सुरंग सुधियाँ, चौथा एक रात कृष्णा और पांचवा है शरद रात और अंतिम है रस बसंत। तो ये ऐसे कठिन शब्द हैं जो कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है। और अब मैं आपको इन कठिन शब्दों के अर्थ जो विशिष्टता पैदा हुई है उसे विस्तार से समझा देती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहला है दुख दूना। तो यहाँ आपको बता दूँ कि दुख दूना में दूना विशेषण शब्द के द्वारा दुख की अधिकता व्यक्त किया गया है। और दूसरा है जीवित क्षण। तो यहाँ जीवित विशेषण शब्द के द्वारा क्षण को चलायमान अर्थात उसके जीवन होने को दिखाया गया है। और जैसा कि आपको बताए थे तीसरा है सुरंग सुधियाँ। यहाँ सुरंग विशेषण शब्द के द्वारा सुनी यानी यादों का रंग बिरंगा अर्थात सुखद होना दर्शाया गया है। और चौथा एक रात कृष्णा। यहाँ पर एक कृष्णा विशेषण शब्द द्वारा रात की कालिमा यानी कि अंधकार को दर्शाया गया है। और अगला शरद रात। यहाँ शरद विशेषण शब्द चांदनी रात की मोहकता को उजागर कर रहा है। और जैसा कि अंतिम है रस बसंत। तो इसमें भी रस विशेषण शब्द बसंत को और अधिक रसीला, मनमोहक और मधुर बना रहा है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर भी इसमें का पूरा होता है। और आगे के प्रश्नों का अभ्यास करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आपको वो हर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आप सभी लोग मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। तो जैसा कि इसमें का चौथा प्रश्न पूरा हो गया था और अब हम पांचवें प्रश्न को देखती हूँ। और पांचवा प्रश्न है मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ बता देती हूँ। जैसे कि मृग तृष्णा दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि मृग तृष्णा मृग और तृष्णा से बना है, जिसका तात्पर्य है आँखों का भ्रम। अर्थात जब कोई चीज़ वास्तव में न होकर भ्रम की स्थिति को पैदा करे उसे मृग तृष्णा कहते हैं। और मृग तृष्णा को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है जो आप सभी को न मालूम हो। जैसे मृग तृष्णा को मृग तृषा और मृग जल आदि भी कहते हैं। तो ये थी मृग तृष्णा के बारे में कुछ जानकारियाँ। और दूसरे शब्दों में भी आपको समझा देती हूँ। जैसे कि गर्मी की चिलचिलाती धूप में, यानी कि मई जून के महीने की
चिलचिलाती गर्मी में रेत के मैदान पर दूर पानी की चमक दिखाई देती है और जब हम वहां जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता, तो प्रकृति के इसी भ्रामक रूप को मृग तृष्णा कहा जाता है। और जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, तो कविता जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो में गिरजा कुमार माथुर जी के द्वारा रचित कविता छाया मत छूना पढ़ चुके हैं, तो इस कविता के माध्यम से मृग तृष्णा का प्रयोग प्रभुता की खोज में भटकते हुए लोगों के संदर्भ में हुआ है और इसी तृष्णा में फंसकर मनुष्य हिरण की भांति भ्रम में उसके पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो ये था 5वें प्रश्न का उत्तर। और अब 6ठे प्रश्न को देखती हूँ। 6ठा प्रश्न है, बीती ताहि पिसार दे आगे की सुध ले। यह भाव कविता की किस पंक्ति में झलकता है? तो बीती ताहि पिसार दे आगे की सुध ले, इस संदर्भ में कवि की यह पंक्ति साम्य भाव को प्रकट करती है। और आपको बता दूं कि छाया मत छूना कविता में क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। तो इन पंक्तियों में बीती ताई पिसार दे आगे की सुध ले का भाव झलकता है और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि जो बीत चुका है उसकी याद किए बिना आगे आने वाले समय को संवारने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भी प्रश्न तो ये मतलब प्रश्न 6ठा आपका पूरा होता है। और अब अंतिम प्रश्न यानी कि 7वां प्रश्न, तो इसमें 7वां प्रश्न भी देख लेते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न दिया है, कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो कविता गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित छाया मत छूना, इस कविता को आप मेरी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और देखा जाए तो छाया मत छूना कविता में दुख के अनेक कारणों को स्पष्ट किया गया है, जिनमें से कुछ तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बीते हुए सुखमय दिनों को याद करने से वर्तमान का दुख बढ़ जाता है। और जैसे धन दौलत मान सम्मान यश तथा प्रतिष्ठा के पीछे मनुष्य जितना भागता है उतना ही दुखी होता है। और जैसे कि प्रभुत्व प्राप्ति की आकांक्षा मृग तृष्णा के समान है, जिसे व्यक्ति हासिल करना चाहता है। और इसके अतिरिक्त मनुष्य को समय पर उपलब्धियां न मिलने से दुख मिलता है। और आगे देखा जाए तो मनुष्य वर्तमान के कठिन यथार्थ को नहीं स्वीकार कर पाता है, जिससे वह और दुखी हो जाता है। तो ये 7वें प्रश्न का उत्तर भी पूरा होता है। और आगे दिया है रचना और अभिव्यक्ति। तो चलिए रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों को भी सॉल्व करवा देती हूँ। और इसमें प्रश्न दिया है यानी कि 8वां प्रश्न, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी से कवि का अभिप्राय जीवन की मधुर स्मृतियों से है। आपने अपने जीवन को कौन कौन सी स्मृतियाँ संजो रखी है? तो इस प्रश्न के उत्तर में देखा जाए तो जीवन में घटित कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बरबस स्मृति पुटल में कौंधती रहती हैं। दिवस तो बीत जाते हैं किंतु घटनाएं अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं, यानी कि जिस प्रकार फूल के मुरझाने पर उसकी सुगंध पर्यावरण में महकती रहती है, और ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो पीछा नहीं छोड़ती हैं। और कुछ ऐसी अन्य सुखद घटनाएं होती हैं जिनका चित्रण बार बार करते हैं और उनके चित्रण में आनंद की अनुभूति होती है। और जैसे कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर खेले जाने वाले खेल और स्वच्छंद घूमना, घर लौटने पर पिताजी की अप्रत्याशित फटकार और वर्षा ऋतु में छोटी सी नदी में नहाते समय डूबने से बचना आदि ऐसी बहुत सी यादें हैं जो
सिंहरण पैदा कर देती हैं। तो ये था रचना और अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न, और आप लोग इस प्रश्न के उत्तर में आप अपने जीवन की मधुर स्मृतियों या रंग बिरंगी यादों के बारे में स्वयं भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हम रचना और अभिव्यक्ति के दूसरे प्रश्न को पढ़ती हूँ, यानी कि 9वें प्रश्न को। और नवा प्रश्न है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। क्या आप ऐसा मानते हैं? तर्क सहित लिखिए। तो चलिए बता दें आपको कि इस पंक्ति में जैसा कि दिया है, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, यहाँ कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है। लेकिन देखा जाए तो कवि यहाँ अपनी पंक्ति के माध्यम से भले ही ऐसा मानते हों कि समय बीत जाने पर उपलब्धि मनुष्य को आनंद देती है, परंतु समय पर मिलने वाली उपलब्धि का आनंद कुछ और ही होता है। यदि परिश्रम के तुरंत बाद सफलता और दिन भर के परिश्रम के बाद मजदूरी नहीं मिलती है तो मन में निराशा उत्पन्न होने लगती है। इसके विपरीत समय पर मिलने वाली सफलता से मन उत्साहित होता है। इससे भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि देर से मिली उपलब्धि उपहास का कारण बन जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे विवाह उत्सव के पूर्ण हो जाने पर बाजे वालों का आना उपहास का कारण बनता है, और वहीं पर निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर जीवन के अंत में न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया जाना उसे सांत्वना प्रदान करता है। और सेनानियों की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानियों ने जीवन के अंत में स्वतंत्र भारत में अंतिम सांस लेते हैं, तब उन्हें प्रसन्नता की पूर्ण अनुभूति होती है। तो रचना और अभिव्यक्ति का ये भी प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न 9वां भी पूरा होता है। और अब इसमें आगे दिया है कि पाठ्येतर सक्रियता। तो चलिए पाठ्येतर सक्रियता को भी देख लेती हूँ। जैसा कि इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, आप गर्मी की चिलचिलाती धूप में कभी सफ़र करें तो दूर सड़क पर आपको पानी जैसा दिखाई देगा, पर पास पहुंचने पर वहां कुछ नहीं होता। अपने जीवन में भी कभी कभी हम सोचते कुछ हैं, दिखता कुछ है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। आपके जीवन में घटे ऐसे किसी अनुभव को अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखकर अभिव्यक्त कीजिए। तो पाठ्येतर सक्रियता का इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपने जीवन में घटित घटनाओं के आधार पर लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं इसमें का अगला प्रश्न पढ़ती हूँ, यानी कि पाठ्येतर सक्रियता का दूसरा प्रश्न है, कवि गिरजा कुमार माथुर की 15 अगस्त कविता खोजकर पढ़िए और उस पर चर्चा कीजिए। तो देखिए यहाँ मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि पाठ्येतर सक्रियता के ये दोनों ही प्रश्न इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी नहीं आते हैं। और अगर फिर भी आप इन प्रश्नों के उत्तर जानना भी चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए इसकी एक वीडियो अलग से बनाकर डाल दूँगी, जिसे आप देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था गिरजा कुमार माथुर जी के द्वारा रचित छाया मत छूना के प्रश्नों के उत्तर। और यहाँ पर आगे देखिए, ये देखिए हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी मैंने आपकी सुविधा के लिए गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना के प्रश्नों के उत्तर डाल दी हूँ। आप चाहें तो यहाँ से भी देखकर पढ़ सकते हैं। ये देखिए, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पढ़ लेने से, ये देखिए यहाँ पढ़ लेने से केवल बता दूं कि यहाँ पढ़ लेने से, एक मिनट, इसको ये प्रश्न आप इसको सेट कर दूं थोड़ा। ये देखिए,
तो यहाँ बात कर रहे थे हम कि यहाँ जो अभी आपने प्रश्न देखे हैं सारे, आपको बता रहे थे कि ये प्रश्न जो हैं यहाँ पढ़ लेने से केवल आपको प्रश्नों के उत्तर ही मिल पाएंगे, और यदि आप मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आपको गिरजा कुमार माथुर जी की कविता छाया मत छूना के हर प्रश्नों के उत्तर उदाहरण के साथ मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, और अगले दिन मैं आपको इसमें का आगे का लेसन 8 यानी कि अगले दिन मैं आपको ऋतुराज के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो थैंक यू।